प्लेटून 4 बज गए हैं, लेकिन एनडीए की 400 सीट नहीं आ सकी है। बीजेपी का अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा आ जाएगी, गनीमत है। एनडीए 300 भी पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मगर कांग्रेस जरूर 100 के पास पहुंच गई है। लेकिन क्या शायद अगर राहुल गांधी और ये पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन वक्त रहते मेहनत करना शुरू कर देता, क्या ये इंडिया गठबंधन साथ तुरंत जब मध्य प्रदेश के चुनाव हारने के बाद तभी से साथ आते और एग्रेसिवली सड़कों पर उतर जाते, तो क्या ये एक बिल्कुल परफेक्ट पिच थी वापसी के लिए, पीएम बनने के लिए? क्या सिर्फ 40 सीटें कम रह गई कांग्रेस राहुल को पीएम बनाने से? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी और साथ ही आज जहां से राहुल जो है, राहुल प्रियंका, उनकी राजनीति कहां जाएगी और उनके सहयोगियों के साथ से आखिर अब ये इंडिया गठबंधन क्या कुछ शक्ल लेगा, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा देखिए कि किस तरह से ये नक्शे से आप समझेंगे कि बात हो रही थी लहर है नहीं लहर है, कोई कह रहा था कि ना तो नाराजगी है ना अच्छी है, लेकिन देखिए कहीं कहीं लहर दिखी। जब आप मध्य प्रदेश जाएंगे, छत्तीसगढ़ जाएंगे, आपको लहर नजर आएगी, लेकिन फिर जब आप वहीं से पंजाब जाएंगे आपको कोई लहर नजर नहीं आएगी। जब आप राजस्थान जाएंगे तो वहां पे टकराव नजर आएगा, दिल्ली में लहर नजर आएगी, और अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहां पर कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। तो लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी से हारने के बाद राहुल गांधी ने 24 में लड़ना आखिरकार सीख लिया है। कांग्रेस ने यूपी, महाराष्ट्र और दक्षिण में अच्छा प्रदर्शन किया है। महाराष्ट्र की 12 सीटों में कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है, यूपी की 7 सीटों में कांग्रेस आगे चल रही है। अमेठी भी यहां कांग्रेस के कब्जे में आ रहा है। आज शाम 5:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस चुनाव ने कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन का काम जरूर किया है। अमेठी में राहुल गांधी नहीं लड़े, उनकी जगह किशोरी लाल शर्मा उतरे और 1,20,000 वोट से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। रायबरेली में राहुल गांधी 3,85,000 के बड़े मार्जिन से आगे हैं। वायनाड में भी राहुल बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में ओबीसी को मुद्दा बनाया, संविधान को मुद्दा बनाया। ये मुद्दे उनके लिए काम कर गए, या फिर जमीन पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जमीन पर भी एक तरह से ग्राउंड जो है वो तैयार हो चुका था कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी थी, नाराजगी भी थी। 400 पार के बाद संविधान नहीं तो आरक्षण जाने का डर जो है वो भी बनाने में कामयाब हो गई थी तमाम विपक्षी पार्टियां। लेकिन क्या इस पूरे बेस्ट ग्राउंड को पूरी तरह से भुना पाए हैं? नहीं भुना पाए राहुल गांधी, और इसीलिए यहां पर आज सरकार बनाने से चूक गए। वापसी केस में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार बनाने से क्यों चूक गए उस पर भी चर्चा करेंगे, और वापसी के क्या मायने होंगे उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। पोलस्टर्स हो, नेता हो, ग्राउंड के रिपोर्टर्स हो, वो भी अनमने मन से कह रहे थे कि हाँ कुछ है नाराजगी, पर इतनी नहीं कि मोदी और योगी का कॉम्बिनेशन फेल हो जाए। जरा देखिए कि यहां पर अमेठी की स्थिति देख लीजिए कि स्मृति ईरानी, जिन्होंने अपना घर, वोट सब अमेठी में बनवा लिया, वहां पर सवाल उठ रहे थे कि प्रियंका क्यों नहीं लड़ रही, राहुल क्यों नहीं लड़ रहे। तो वहां पर कांग्रेस की रणनीति कि देखिए आपके लिए तो हमारा प्रतिनिधि काफी है, वो भी जीत गए, और जीत भी छोटी मोटी नहीं, 1 लाख से ऊपर की जीत यहां पे दर्ज करते हुए दिख रहे हैं। यूपी में बड़े बड़े गणित जो हैं वो फेल हो गए। तो क्या यहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी, यहाँ पर जो सिलेक्शन था कैंडिडेट्स का, उस पर भी बात करेंगे। तो लेकिन सबसे पहले अगर ये जो हवा वाली बात है, यूपी में कहीं ना कहीं आके जो है वो ठहर गई थी। यूपी के 2 लड़के आखिरकार परफॉर्म करने में राहुल जी कामयाब हो ही गए। शायद यूपी के जो रिजल्ट है, पूरा रिजल्ट तो है ही, लेकिन यूपी के रिजल्ट सबसे बड़ा सेटबैक होंगे। देखिए, बीजेपी बिल्कुल ये विश्वास नहीं कर सकती थी कि इस तरह का रिजल्ट जो है वो आ सकता है। वो ये किसी ने भी वहाँ पे सोचा नहीं होगा। बात हो रही थी कि पिछली बार जो सीटें आई थी उससे कितनी ज़्यादा, पिछली बार अगर 62 सीटें थी तो उससे कितनी ज़्यादा सीटें जो है वो बीजेपी जीतेगी, ये बातें हो रही थी। लेकिन वहाँ का कम्बिनेशन जैसा बैठा है, मुझे लगता है कि पहले भी इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी कि मुस्लिम जो समुदाय है उसने जिस तरह से एक मुश्त वोट किया है, अगर मैं उसको आंकड़ों के नंबर में भी देखूं तो विपक्ष के लिए 52 से 76% जो है मुस्लिम समुदाय ने वोट किया। यादवों ने 14% वोट जो है वो ज़्यादा दिया विपक्षी दलों को। ओबीसी ने 11% वोट ज़्यादा दिया। तो उस तरह से जो कम्बिनेशन निकल के आता है जातियों का और बाकी सबका, ऐसा लगता है कि वो जीत का मंत्र जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए बना है। शांतनु जी, राहुल गांधी शायद अगर थोड़ी और मेहनत कर लेते, शायद अगर ये इंडिया गठबंधन वो यात्रा की बजाय वो वोट यात्रा निकाल रहे होते, तो क्या स्थितियां बेहतर होती और आज राहुल पीएम पद के तौर पे भी देख सकते थे, रिवाइवल तक ही सीमित ना रह जाते? देखिए, अगर अभी भाजपा और कांग्रेस में आप अंतर देखें तो बहुत बड़ा अंतर है। अभी करीब 150 सीट का अंतर है, और कांग्रेस और भाजपा में 16% वोट शेयर का अंतर है आज भी। हाँ, वो दलों के कंधे पे चढ़ के तो पहुंचे एक सूरत पे, लेकिन जहां पे भी भाजपा और कांग्रेस का सीधा सामना है
वहां पे राहुल अगर थोड़ा सा बेहतर है तो कर्नाटका और राजस्थान दिखता है मुझे जी। अदरवाइज जहां पे हेड ऑन, जहां हरियाणा में 5-5 सीट है, लेकिन जहां बड़े राज्य हैं जहां हेड ऑन कोलिजन है और वो अकेले लड़ रहे हैं, वहां पे अभी भी नहीं है। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि अगर कुछ वो गठबंधन और अच्छे कर लेते, जैसे टीडीपी और जेडीयू जो एक तरह से उनके साथ थे एक समय पे, तो तस्वीर अलग हो सकती थी। बिल्कुल ठीक है। और बीजेपी अकेले बहुमत से दूर इस वक्त नजर आ रही है। शाम 4 बज चुके हैं, तस्वीर साफ धीरे धीरे हो रही है। इस बार एनडीए की सीट सरकार बनाने के लिए अहम हो जाएंगी। सहयोगियों का साथ बहुत जरूरी है अगर सत्ता तक पहुंचना है। और इसी पर आरजेडी राज्यसभा सांसद मनोज झा का बड़ा बयान आया है। मनोज झा ने कहा है कि अगर टीडीपी और जेडीयू को हटा दे तो बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। देखिए, रुझान तो ये स्पष्ट है कि जिन लोगों ने खर्च का महा उत्सव मनाया था 3 दिनों तक, आज वो सन्नाटे में पड़े हुए हैं। कुल बीजेपी की अपनी सीट 230-32 पे जा रही है, बहुमत से अभी भी दूर हैं। और अगर मैं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को और यहाँ जेडीयू को थोड़ा विलग कर दूं तो मेजॉरिटी भी नहीं है, तो जाहिर है वो 400 पार का गुब्बारा फट गया है। 400 पार का गुब्बारा तो फट गया, लेकिन कांग्रेस जो है रिवाइवल से ही खुश है या कहीं कुछ मलाल है कि भाई थोड़ी और मेहनत कर लेते तो आज सरकार भी बना लेते। विजयलक्ष्मी हमारे साथ हैं। विजयलक्ष्मी, जब आपसे कल हमारे सहयोगी मुखातिब हो रहे थे तो 87 सीटें ही कांग्रेस दे रही थी, इस तरह की खबरें आपने हम तक पहुंचाई थी, लेकिन शायद कांग्रेस को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा प्रदर्शन हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी हालांकि उम्मीद तो कर रही थी कि वो 115 प्लस जो है वो 80 से 110-15 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी अपने लिए लेकर चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो अलायंस का परफॉर्मेंस रहा वो बेहद ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और कांग्रेस पार्टी मानती है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा और इसके अलावा जो अलायंसेस कांग्रेस पार्टी ने किए अलग अलग राज्यों में, वो कांग्रेस के लिए फ्रूटफुल साबित हुए। और इसके अलावा जिस तरह की ताबड़तोड़ मेहनत या रैलियां राहुल गांधी ने की, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने की, जो कैंप किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगातार 12 दिन से ज्यादा वो अमेठी और रायबरेली में ही वहां पर रही। बहरहाल जनता जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उससे भी एक सेंस ले लेते हैं। ये सबसे बुजुर्ग कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, रोज कांग्रेस में मिलते हैं। क्या लग रहा है आपको, जीत का श्रेय किसको? देश की जनता के राहुल जी पर भरोसा जताया है, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी पर मलाल है कि सरकार नहीं बना पाएंगे, पीएम नहीं बना पाएंगे। मलाल है कि क्या लगता है आपको कि पीएम बन सकते थे, थोड़ा सा रह गए? थोड़ा नहीं, अभी तो 50% ही वोटिंग हुआ है, 50% वोट अभी नहीं गिनती हुआ है। बहुत जगह अभी जो इलेक्शन निर्वाचन का जो साइट है उससे हम लोग देख रहे हैं कहीं 5,000 कहीं 10,000 का वोट का फर्क है। तो कांग्रेस 295 जो राहुल गांधी ने बोला है वो रात होते होते तक 295 और इंडिया की गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। क्या लग रहा है, क्या ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इतनी बढ़ोतरी, क्या किसको श्रेय कांग्रेस पार्टी दे रही है इसको? और क्या मलाल है कि उस नंबर तक, जादुई आंकड़े तक अभी नहीं पहुंच पाए? ये सारा का सारा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। और समय देखते जाइए जी, राहुल गांधी ने कहा है मोदी सरकार प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। चलिए, कार्यकर्ता है कांग्रेस दफ्तर में खड़े हैं, बड़े दिनों बाद कांग्रेस दफ्तर में ऐसा मौका आया है कि पीछे से ढोल की आवाज सुनाई दे रही है और कार्यकर्ता बता रहे हैं कि जीत का श्रेय किसको जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो देवेंद्र, आपको भी लगता है कि ग्राउंड तैयार था, कहीं ना कहीं मिसरीड कर गए, इंडिया गठबंधन भी नहीं पढ़ पाई और बीजेपी भी नहीं पढ़ पाई? कोशिश तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से पूरी कर ली, इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते थे। आप देखें तो जितने जैसे जैसे अलायंसेस बना सकते थे वो बनाने की कोशिश है। शिवसेना जैसा दल जिसको बार बार आप सांप्रदायिक बोलते रहे, उसके साथ भी गठबंधन बनाया, जैसे जैसे नैरेटिव चला सकते थे वो सब भी चलाया। और आज की स्थिति देखें तो इसमें ये स्थिति क्या है कि कांग्रेस पार्टी आईसीयू से कोमा में नहीं गई है, बल्कि आईसीयू से जनरल वार्ड में बाहर गई है। लेकिन ये स्थिति और बेहतर हो सकती थी अगर आप ग्राउंड पे जो एंटी इनकम्बेंसी थी, खासतौर से यूपी की अगर बात करें, कहीं ना कहीं कास्ट फैक्टर तो है, कुछ ना कुछ एक ऐसा एंटी इनकम्बेंसी भी थी। शायद उससे हुसैन से भी हम चर्चा करेंगे कि दलित भी साथ आ गया, मुस्लिम भी साथ आ गया, ओबीसी जिसके लिए इस मौजूदा सरकार ने बहुत कुछ किया वो भी साथ आ गया। उनके कंसोलिडेशन का क्या वजह रहा? एंटी इनकम्बेंसी वाली मतलब तर्क को मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हिसाब से एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ कि अगर ऐसा होता तो विधानसभा चुनाव में पता चला होता ना ऐसा क्या हो गया विधानसभा चुनाव के बाद कि अब की इतनी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी आ गई। वो सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट नैरेटिव था
उस कास्ट नैरेटिव को बहुत एग्रेसिवली चलाया गया राहुल गांधी अखिलेश यादव के द्वारा, और वो ग्राउंड तक पहुंचा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में मेहनत करने की बात अगर राहुल गांधी से करें तो राहुल गांधी की जो प्रवृत्ति है वो इतना ही कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते उस रूप में। और अगर उनके साथ एक बड़ी राहत की बात यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखें कि जो दल आपके साथ है वो मुस्लिम यादव का एक बड़ा बुके लेके आपके साथ आता है। राहुल गांधी के पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो आप किस स्टेट में मानेंगी कि हाँ उनका ये जो नैरेटिव था, इस तरह की जो उनकी पॉलिटिक्स थी, इसके चलते एड ऑन हुआ है। एक बना बनाया आपको माहौल मिला, उस माहौल के सहारे आप जो कुछ कर सकते थे कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि तीसरी बार अगर कोई सरकार आ रही हो उसको आप नहीं रोक पा रहे हैं और इस बात को लेकर खुश हैं कि हमको 98 या 99 सीट आए, तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि आईसीयू से कोमा में नहीं गए हो, आईसीयू से जनरल वार्ड में बाहर आ गए हो। अभी बहुत लंबा सफर तय करना। हाँ, इतना जरूर है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने इस अभियान को चलाया था और आज अगर नीतीश अपोजिशन का चेहरा रहे होते तो शायद ये जनादेश कुछ और होता। तो 24 में 400 की लहर तो नहीं थी, ये तो पता चल गया है, लेकिन 250 वाली लहर थी। यूपी में लहर जरूर उठी, डायरेक्शन भी सही थी, लेकिन लहर में पावर नहीं थी, उतना पुश नहीं था। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है बीजेपी को वो यूपी से हुआ है। अखिलेश जब कहते थे गठबंधन इंडी का है, लेकिन स्ट्रैटेजी पीडीए थी। अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी काम आई, उनका टिकट सिलेक्शन काम आया। यूपी में गैर यादव, ओबीसी और दलित बीजेपी से टूटकर सपा के पास चले गए। यूपी में कैसे अखिलेश यादव ने सारे समीकरण बदल दिए। चलिए तो आप देखिए कि यूपी की अगर हम बात करें, हुसैन ये ग्राउंड पर भी आप रहे, मुस्लिम वोटर तो नहीं जाएगा ये पता था, लेकिन ग्राउंड पर जब आप गए तो आपको लगा कि बीएसपी का दलित और अति पिछड़ा और ये तमाम लोग जो हैं वो भी इंक्लाइंड हो रहे हैं इंडी गठबंधन की तरफ? देखिए पिनाज, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीज़न हैं और ये हम पहले से जानते हैं कि मुसलमानों का वोट जो है हमेशा से ये इसी पैटर्न पर चला कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको रोकने के लिए पड़ता है, लेकिन फिर भी मुसलमानों के कुछ वोट बीजेपी के साथ जाते थे। लेकिन आरक्षण वाले मसले पर जिस तरीके से एग्रेसिव कैंपेनिंग शुरू हुई, उसके बाद कल्बे जवाद जैसे साहब लोगों के लिए के दिए बयान भी शायद बेमानी हो गए, जब उन्होंने ये बात कह दी थी कि प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने तारीफ़ की थी और कहा था कि इस मौजूदा सरकार में हमें उस तरीके से नुकसान हमारा नहीं पहुंचाया जैसे पहले की सरकारें ने हमको इस्तेमाल किया और हमारा नुकसान किया। लेकिन जिस तरीके से आरक्षण को लेकर के बयानबाजी हुई, उसके बाद मुसलमानों का वोट एक तरीके से और इंटैक्ट हुआ और आप कह सकते हैं कि भरपूर वोट जो है घरों से निकल करके जाकर के ईवीएम में कैद हुआ। और पूर्वांचल में ठीक ठाक नुकसान, अगर हम सीट वाइज देखें तो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है। आप गाजीपुर के आसपास की सीटें देख लीजिए, घोसी, गाजीपुर, मिर्जापुर भी शायद बहुत मुश्किल से निकल पाई है। बिल्कुल, वो भी शुरुआत के वक्त तक लगातार वो फंसी हुई थी, बाद में बिल्कुल बाद के वक्त में निकल पाई। अच्छा, सिर्फ मुसलमानों का फैक्टर इसमें है नहीं, इन सारी सीटों में आप जब शुरू करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो SC/ST वोट है और अदर बैकवर्ड कास्ट है, ये भी एक रोल रहा। और जैसा कि हर एक का अपना तरीका है सोचने का और देखने का, एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात नहीं थी, मैं ऐसा नहीं मानता। एंटी इनकम्बेंसी भी थी। बीजेपी के जो कोर वोटर हैं उनमें से जो बहुत सारे जो फ्लोटिंग वोटर होते हैं जो बीजेपी के साथ आए थे पिछले वक्त में, उनमें से भी बहुत सारा वोट जो है छिटक के हटा। वो हटा बेरोजगारी के मुद्दे पर, वो हटा महंगाई के मुद्दे पर, वो बहुत सारी और इधर उधर की बातों की वजह से संगठन के अंदर के बहुत सारे मसले रहे। अब आप अयोध्या की जो फैजाबाद लोकसभा सीट के लिए आप क्या बात कीजिएगा, लल्लू सिंह वहां से तीसरी बार उम्मीदवार थे, 2 बार के सांसद, लेकिन वो चुनाव वहां से हार रहे हैं और अच्छे खासा मार्जिन अब हो गया, 29-30 हज़ार का फर्क हो चुका है। अब वहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीत रहे हैं, तो वो सीट, मतलब मुझे लग रहा था कि वो तो सीट नाक की लड़ाई वाली एक बात हो जाती है। अयोध्या को जिस तरीके से सजाया संवारा गया, जिस तरीके से उसे एक ब्रांड के तौर पर पेश किया गया, पूरे देश भर से लोगों को वहां पहुंचाया जाता रहा, इन सारी चीज़ों के बावजूद वो सीट नहीं बचा सके। अमेठी की सीट आप ले लीजिए, स्मृति ईरानी जैसा नाम वहां पर था, उसके बावजूद वो सीट नहीं बचाई जा पाई। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ने इसमें रोल प्ले किया है और जाहिर उसमें मुसलमान भी एक अच्छा खासा चंक है। मोहनलालगंज, घोसी, ये तमाम सीटें हैं जहां पर आपने देखा कि किस तरह से वहां पर नहीं निकाल सके। लेकिन उसमें मुस्लिम फैक्टर नहीं था, जैसे घोसी की सीट की बात कर रहे हैं, नहीं फॉरवर्ड नहीं दिया है। बलिया में फॉरवर्ड ने नहीं दिया है मुस्लिम फैक्टर। गाजीपुर कितने मुस्लिम है? 9% मुस्लिम है। अच्छा, बलिया में भी बड़ी दिलचस्प बात है कि नारद राय की नाराजगी वाली बात भी थी। बलिया में नारद राय की नाराजगी और बलिया के सराउंडिंग की सीटों में नारद राय की नाराजगी वाली बात थी, उसके बावजूद अखिलेश ने बेहतर परफॉर्म किया उस पूरे रीजन में। भूमिहार भी साथ नहीं, भूमिहार बनारस में भूमिहार उस रूप में साथ नहीं रहे। नहीं, पर बलिया को जो वोट आया जैसी सीट जो है पिछली बार भी 15,000 से जीती थी, तो कम मार्जिन से जीती हुई सीट है, कम मार्जिन वाली सीट। चलिए, हमारे साथ लगातार विजयलक्ष्मी भी बनी हुई है। विजयलक्ष्मी, यहाँ पर
ये भी एक चीज निकल कर आ रही है तस्वीर में। एनडीए यहां पर अब 300 पार, चलिए 400 पार तो नहीं हो रहा, लेकिन 300 पार शायद हो जाए। 300 पर आकर अब ये सुनी अटक गई है, लेकिन कई सीटें ऐसी भी हैं अभी लगातार 10 से 15 जहां पर हार जीत का मार्जिन जो है वो 700-800 वोट से लेकर 5-7 हजार तक चल रहा है। तो ये कहीं भी फ्लक्चुएट जो है सीटें हो सकती हैं और हर दल चाहेगा कि हमारे खाते में जाए। विजय लक्ष्मी, यहां पर कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस थोड़ा अंडर परफॉर्म, क्या ठीक है अपने हिसाब से उनको लग रहा हो कि आज वो 100 को टच करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सहयोगियों ने जितना अच्छा साथ दिया, क्या कांग्रेस खुद के बल पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई? अगर शायद कर लेते तो स्थिति अलग होती, सरकार उनकी होती, प्राइम मिनिस्टर उनका हो सकता था। विजय लक्ष्मी। महाराज जी, विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी से बात नहीं हो पा रही। लेकिन एक बात जो आप फिनाज कह रही थी कि कांग्रेस राहुल गांधी थोड़ा पहले, आप दूसरी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राहुल गांधी की शुरुआत आप देखिए, फिर उसके बाद उनका यूपी से गुजरना देखिए और जिस तरह का उनको साथ सपोर्ट शायद उस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जगह अगर वो सारे अलायंसेस के साथ मिलकर वोट यात्रा निकालते तो उसका असर अलग होता। देखिए, हम अब इस वक्त बैठ के बहुत सारी बातें तो कर सकते हैं, लेकिन वो जो कोशिश कर रहे थे उस वक्त राहुल गांधी, इसमें कोई डिनाइल नहीं है कि राहुल गांधी ने का परफॉर्मेंस, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। देखिए, कांग्रेस ने बहुत सोच के ये सब किया। अगर यही बात नहीं होती तो वो 325 सीटों पे नहीं लड़ा होता चुनाव, उन्होंने पूरी सीटों पे चुनाव लड़ा होता। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली अपने पार्टनर्स बनाए हैं, उन्होंने उन सीटों पर कैंडिडेट नहीं खड़े किए, अपने पार्टनर्स के कैंडिडेट खड़े होने दिए। लेकिन राहुल जी, क्या आज राहुल गांधी को मलाल होगा? क्या सोनिया गांधी जब डिस्कस करे होंगी मलाल होगा कि भाई ग्राउंड पे कुछ करंट तो था, हम 400 पार वाले नैरेटिव में हमने भी पहले ही हथियार डाल दिए कि भाई नहीं, और क्या कर लेती कांग्रेस? मेरे ख्याल से तो उन्होंने मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और कांग्रेस क्या और उसको मोड़ दिया, उन्होंने रिजर्वेशन पे और संविधान पे लगा दिया और वही चिपका है जाके। अगर मुसलमान वोट के साथ छोटी जाति का वोट, जिसे हम SC/ST कहा जाता है, वो लगाए तो केवल वो उसी आरोप से, खासकर जो झूठा वीडियो डाला गया, मतलब एक चुनाव जो शुरू हुआ वो अमित शाह के झूठे वीडियो को एक CM से डलवाया जाता है, तो आदमी मान ही लेता है कि ऐसा हो ही रहा है। अब अमित शाह का झूठा वीडियो लगा के जो ये पहुंचे यहाँ तक, मेरे ख्याल से उनको उसकी अब चलिए ठीक है, विजय लक्ष्मी से पूछ लेते हैं कि वहां पर पार्टी के लगातार वो पार्टी को कवर कर रही थी, स्ट्रैटेजी तमाम चीजें जो है उसको करीब से देखा भाला। विजय लक्ष्मी, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर अभी फिलहाल जो टैली है वो कह रही है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 12 सीटों के साथ उभर सकती है कांग्रेस, तो क्या स्ट्रैटेजी रही जो इस बार पार्टी के लिए काम कर गई? देखिए, जहां तक महाराष्ट्र की बात है तो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वहां पर, क्योंकि एक नए समीकरणों का चुनाव था, कांग्रेस की लीडरशिप वहां पर जिस तरह से चुनाव लड़ी, काफी उनको लग रहा था कि ये जो चुनाव है ये, क्योंकि इतना कंफ्यूजन वोटर के दिमाग में है, तो कांग्रेस एक सबसे फॉर्मिडेबल ऑप्शन के तौर पर जो है जनता के सामने उभर करके महाराष्ट्र में दिखा। और कांग्रेस वहां पर 10 सीट जो है, 6 से 10 सीट का एक्सपेक्टेशंस वहां पर करके चल रही थी। कांग्रेस जो गेन्स अपने मान रही थी उसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सारे सीट और इसके अलावा उत्तर भारत का राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, इन राज्यों में कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही थी कि कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन जो है बहुत ज्यादा अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि संविधान बदलने का जो मुद्दा है और रिजर्वेशन का जो इशू जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उठाया, वो नैरेटिव ग्रास रूट लेवल तक गया और इलेक्टोरेट के साथ वो नैरेटिव जो है वो स्ट्राइक किया। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसकी और उसके जो एलाइज हैं उसकी टैली जो है वो बहुत अच्छी वहां पर रही। और साथ ही माइनॉरिटीज वोट्स जो हैं, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश में, तो वो कन्वर्जेंस जो है वो ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छे तरीके से हुआ है कि सपा का वोट बैंक कांग्रेस को और कांग्रेस का वोट बैंक जो है सपा को, ग्रास रूट लेवल पर दोनों पार्टीज एक दूसरे का वोट बैंक एक दूसरे को ट्रांसफर कर पाई। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि कई राज्य जहां पर कांग्रेस अलायंस में चुनाव लड़ी है, चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, वहां पर अलायंस का साथ मिला जिससे कांग्रेस मजबूत हुई है। खुद कांग्रेस कहां खड़ी है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी।